नमस्ते। आरा भोजपुर बिहार से मैं सुमन कुमार सिंह पेशे से एक शिक्षक हूँ। मैं समझता हूँ कि भारत व चीन एशिया महादेश की दो बड़ी ताकतें हैं। प्राचीन काल से ही इनके सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। ऐसे में जब वैश्विक आर्थिक व सांस्कृतिक अराजकता का माहौल है, तब और ज़रूरी हो जाता है कि चीन व भारत एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए आपसी बंधुत्व की प्रगाढ़ता पर भी ध्यान दें। जरूरी है कि चीन के लघु व घरेलू उद्योगों की तर्ज पर भारत भी अपने निर्माण उद्योग को गति दे। दोनों देश अपने अपने ज्ञान विज्ञान एक दूसरे को साझा करें, रोजगार के नए माध्यमों के लिए साझे सहयोग की नीति अपनाएं, अशिक्षा, गरीबी व चिकित्सा जैसे मसलों पर साझा विचार करें। सीमाओं के तनाव के हल भी तभी निकल पाएंगे। मैं समझता हूँ कि चीन आज जिस तरह से एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में स्थापित हो रहा है, उसके पीछे उसका कठिन परिश्रम, उसकी आर्थिक नीतियाँ, उसके घरेलू जो विकास के अलग अलग कार्य हैं, उसके चलते यह सब कुछ संभव हो पाया है। यह भी संभव है कि राजनीतिक स्तर पर चीन के जो आंतरिक राजनीतिक संरचना है चीन की, वह कई देशों से काफ़ी मजबूत है, जिसकी वजह से चीन ने एक तरफ जहाँ पर नए आर्थिक आयाम खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से तथा कूटनीतिक रूप से भी अपने को एक सचेत, सक्षम और सशक्त दावेदार के रूप में विश्व के सामने खड़ा किया है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि भारत, जो कि एशिया का दूसरा बड़ा देश, एक ताकतवर देश है, उसे भी चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर के काफ़ी संवेदनशीलता पूर्वक विचार करना चाहिए और चीन को भी अपनी सहृदयता का नमूना पेश करना चाहिए। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी गोस्वामी है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे शिक्षागत विषय मुख्यतः विज्ञान है, जिसमें से मैं मुख्यतः बायोलॉजी फैकल्टी से हूँ। जहाँ तक मेरी रुचियों की बात की जाए तो रुचि मेरी लिखने में सर्वाधिक है। मैं लिखने की बहुत शौकीन हूँ और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिखने के लिए बहुत ही आवश्यक है चीज़ों का स्पष्ट अन्वेषण और उन पे विचार करना, उनका मनन करना। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारत एवं चीन के ऐतिहासिक आंतरिक संबंध व वर्तमान स्थिति में किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं। तो जहाँ तक भारत और चीन के इतिहास की बात की जाए तो ये हम सब इससे अनभिज्ञ नहीं हैं कि भारत भूमि शिक्षा का मुख्य केंद्र हुआ करती थी। इतिहास में आदिकाल से ही चीन की भूमि पर बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से प्रचार प्रसार भारत भूमि से ही हुआ, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्भव भारत भूमि पर हुआ है। चीन के लोग, चीन के वासी आदिकाल से ही भारत भूमि पर अध्ययन हेतु आया करते थे, जिनमें से मुख्यतः वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे और कुछ भारत के इतिहास पर अन्वेषण भी करते थे। उनका मुख्य केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय व नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ऐतिहासिक आंतरिक संबंध बहुत ही प्रगाढ़ थे, शत्रुता की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वर्तमान स्थितियों पर बात की जाए तो ये दोनों विश्व शक्तियाँ हैं और आपस में पड़ोसी देश भी। दोनों की सीमाएं बड़ी हैं और दोनों के साधन भी बड़े हैं। दोनों ही देश प्रगतिशील हैं और यदि ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो भविष्य में प्रगतिमान भी होंगे, अवश्य होंगे। अगर ये दोनों अपने संसाधनों को मिला दें तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं
जो इनके लिए असंभव हो। जहाँ तक तकनीक की बात करें तो चीन बहुत ही आगे है। भारत संस्कारों में आगे है, संसाधनों में आगे है। यदि ये दोनों मिलते हैं तो भविष्य में अवश्य ही किसी महान कार्य को सार्थक करेंगे। इनकी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग अगर अपने स्किल्स पे ये एक साथ मिलके विचार मग्न होके संलग्न होके कार्य करेंगे तो संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो असंभव है। और भविष्य में ये विश्व के प्रगतिमान देशों को भी पीछे छोड़ एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। यही कहूँगी कि भविष्य में ये जिस भी प्रोजेक्ट से, जिस भी कार्य से जुड़े, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज अवश्य होगा। धन्यवाद। जी, मेरा नाम सुनील कुमार दुबे है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं कार्यरत हूँ अपने दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा है। और वर्तमान परिदृश्य में जहाँ तक भारत और चीन के संबंधों के जो चर्चा हो रही है, इस वर्तमान परिदृश्य के पीछे हमें अतीत को भी देखना होगा। चीन और भारत का काफ़ी पुराना आपसी संबंध का इतिहास रहा है और उस अतीत के इतिहास को भी हमें हमेशा ध्यान में रखते हुए वर्तमान में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही उचित होगा। दोनों देश काफ़ी समृद्ध हैं। दोनों देशों के पास एक उचित अवसर है भविष्य में विश्व के परिदृश्य में एक साझेदारी को लेकर के। और अतीत में ऐसा हुआ भी है कि दोनों देशों के आपसी संबंध काफ़ी प्रगढ़ रहे हैं, काफ़ी गहरे रहे हैं और इन्होंने दुनिया में, दोनों देशों ने दिखाया है कि एशिया की ये दोनों महाशक्तियाँ विश्व में किसी से कम नहीं हैं। आबादी के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो दोनों देशों के पास लगभग विश्व की 1/3 आबादी है, जो एक विश्व का सबसे बड़ा एक मार्केट है। जहाँ तक आईटी सेक्टर की देखा जाए तो भारत एक आईटी हब है और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। दोनों का बहुत ही जो रोल है विश्व के अर्थव्यवस्था पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतभेद हो सकते हैं, मतभेदों को सुलझाया भी जाना चाहिए। जो वर्तमान में विवाद दिख रहा है, मेरे विचार से तो ये विवाद एक आपसी बातचीत और सौहार्दपूर्ण माहौल में ही सही हो सकता है, क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी हो सकती हैं जो लोगों के मतभेदों को, दोनों देश के मतभेदों में अपना फ़ायदा ढूंढ रही हों, मगर हमेशा ही भारत और चाइना को अपने देश की जनता, अपने दोनों देशों के भविष्य को सोचते हुए, भविष्य में आपसी बातचीत करते हुए बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे मुद्दों को बातचीत के द्वारा सुलझा करके आपसी सहमति और आपसी व्यापारिक संबंधों को मजबूत करते हुए अपने पुराने इतिहास को याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और पूरे विश्व में दोनों देशों को एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि बातचीत से बहुत महत्वपूर्ण विवाद भी निपटाया जा सकता है और दोनों देश काफ़ी समझदार, सुलझ और एक दूरदर्शिता वाले दृष्टिकोण को रखते हुए अपने देश के हित के साथ साथ विश्व के हित को देखते हुए आपस में बातचीत जारी रखेंगे और अपने मतभेदों को दूर रखेंगे और भविष्य में काफ़ी उचित अवसर इन दोनों देशों के पास हैं जिसका ये लाभ उठाएंगे। मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है और मैं पटना विमेंस कॉलेज से मैस कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हूँ और फिलहाल मैं एक प्रिंट मीडिया एजेंसी से इंटर्नशिप भी कर रही हूँ और आगे चल के भविष्य में मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया और चाइना के रिश्ते की,
तो ऐतिहासिक संबंध जो रहे हैं इंडिया चाइना के वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो बुद्धिज़्म हम कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी हम इंडिया चाइना के अच्छे रिश्ते की बात करते हैं तो जिस तरह से बुद्धिज़्म इंडिया से ट्रैवल करके चाइना पहुंचा, वहाँ के लोगों ने उसे अपनाया, उसे फॉलो किया, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए इंडिया और चाइना के रिश्ते को लेकर। वहीं अगर हम देखें तो 1950 में जब भारत एक नॉन सोशलिस्ट कंट्री बना था, उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए थे जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थे उनके साथ। और उन्होंने इंडिया और चाइना ने एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था जिसे कि पीस को एग्जिस्टेंस भी कहा गया था। और उसी साल भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू चाइना भी गए थे और दोनों ही देशों ने ये डिसाइड किया था कि वो इस जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन करा है उसके जो पीस के जो 5 प्रिंसिपल्स है, शांति के जो 5 सिद्धांत है, वो उन्हें हमेशा फॉलो करेंगे। और जो संबंध, जो दोस्ती का संबंध था, जो शांति का संबंध था इंडिया और चाइना के बीच में, वो भविष्य में भी ऐसे ही बना रहेगा। पर फिलहाल देखा जाए तो स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है और दोनों ही देशों की तरफ से युद्ध के आसार बने हुए हैं और दोनों देशों ने अपनी सेना जो है वो तैनात कर दी है बॉर्डर पे। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, युद्ध के आसार बने हैं और युद्ध कभी भी हो भी सकता है। लेकिन जो युद्ध होगा तो वो सिर्फ एक देश के लिए ही नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और दोनों ही देश अपने काफ़ी डेवलप्ड हैं। चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। वो दोनों ही जो देश हैं एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट कर सकते थे ट्रेड में, इकोनॉमिकली। वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में और डेवलप करने में काफ़ी हेल्प कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो युद्ध के आसार बने हैं और जो कि दोनों ही देशों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए ये बराबर से नुकसानदायक होगा। तो अगर ये युद्ध ना हो तो ही बेहतर है, पर स्थिति अब भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो अब इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर अच्छा हो कि ये स्थिति ना ही बने और युद्ध ना हो, ये युद्ध किसी भी तरह टल जाए और दोनों देशों में शांति बनी रहे। मैं सुनील चौधरी, स्वतंत्र पत्रकार, कवि एवं लेखक। भारत और चीन का संबंध दोस्ती, मैत्री और आर्थिक साझेदारी का सांस्कृतिक इतिहास हजारों वर्षों का है। भारत और चीन में जो सबसे बड़ी समानता है वो ये है कि दोनों के पास मानवीय संसाधन है। दोनों आपस में मिलकर विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और सौर ऊर्जा तथा फार्मा में सहयोग कर पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। यह भारत के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देश आपस में लोकतांत्रिक तरीके से विवादों को हल करके दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं और दुनिया में शांति का संदेश दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राम कुमार नीरज। मैं उपस्थित हूं अपने विचारों के साथ और आज मैं बात करना चाहूँगा चीन भारत संबंधों को लेकर। चीन भारत संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की कोई भी व्यवस्था, चाहे वो अपने आप को या संसार की नज़र में पूंजीवादी व्यवस्था हो या साम्यवादी व्यवस्था हो, अगर वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा पूरी ईमानदारी से करते हों तो जितना दिखे या दिखाए या उतना करे, तो यह व्यवस्था नाम की कोई भी हो, कोई भी वादी हो, यह सफल व्यवस्था है। चीन की इस अगर परिभाषा के हिसाब से अगर हम उतरने की बात करें तो डेफिनेटली इस कसौटी पर खरा उतरता है। चीन हालांकि कहा जाता है कि 1949 में आज़ाद हुआ और आज आज़ादी के इतने कम सालों में भी विश्व महाशक्ति बनने के कगार पर खड़ा है। इसका श्रेय वहाँ की जनता, सरकार, व्यवस्था को अवश्य ही देना पड़ेगा। चाहे टेक्नोलॉजी हो, मानव कल्याण हो, संसाधनों का विकास हो, चीन सरकार ने पूरी तरह से ईमानदारी, रुचि दिखाकर अपने नागरिकों को आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ाया है। यही कारण है कि विश्व की निगाह में आज चीन छाया हुआ है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि चीन को यह महाशक्ति पूरी तरह से चीनी नागरिकों के साथ साथ विश्व के मानवता के लिए काम करे, हमारी यही इच्छा है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।